नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। दुनिया भर के कई हिस्सों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अपनी दस्तक दे दी है। ऐसे में आज के एपिसोड में हम ये जानने और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि ये नया वेरिएंट क्या है, कितना ज़्यादा घातक है, देश और दुनिया के किन हिस्सों में अभी तक ये आ चुका है। और ये सारी चीज़ें समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन, जिन्हें आप पहले भी कई बार लाइव सिटीज़ पर देख चुके हैं। सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सौम्या जी। सर, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, उसके भी केसेस अब दुनिया में मिलने लगे हैं, तो ऐसे में मैं चाहूँगी आज आप हमारे दर्शकों को समझाएं इस वेरिएंट के बारे में। ऐसा है सौम्या जी कि पहली बार अभी साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर को 24 नवंबर पहला केस ऐसा आया जिसमें डॉक्टरों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा कि हो सकता है कोविड स्ट्रेन हो, लेकिन अलग टाइप का लगा। तो उन्होंने इसका जीन सीक्वेंसिंग किया, तो जीन सीक्वेंसिंग में पाया गया कि ये B1.1.529। बाद में WHO ने इस सीक्वेंसिंग का नाम दिया, इस स्ट्रेन का नाम दिया ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन एक ऐसा स्ट्रेन है कि जो आप समझ सकती हैं कि इसमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता है। अभी जो पूरे दुनिया में जो कहर बरपा रहा है डेल्टा स्ट्रेन पूरी दुनिया में, तो डेल्टा स्ट्रेन में मैक्सिमम 2 या 3 म्यूटेशंस होते हैं। मतलब रूप बदलना आसान स्वरूप, अपना चोला बदलना, बार बार जो है अपने स्वरूप को बदलते जाना। ओमिक्रॉन जो है, ये जो नया स्ट्रेन है, इसमें म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हैं, मैक्सिमम 30 म्यूटेशंस तो हो सकते हैं। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? क्योंकि ये म्यूटेशन जो होता है वो स्पाइक प्रोटीन में होता है। स्पाइक प्रोटीन वायरस का वो प्रोटीन है जिसकी वजह से ये ह्यूमन सेल, जहाँ हमारा रिसेप्टर काम करता है, AC2 रिसेप्टर्स कहते हैं, उसके थ्रू वो अंदर जाता है सेल के अंदर, और आपके सेल के अंदर जा करके वहीं से हमारा जीन का लेकर के और अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है। उसका मोटा मोटी काम यही है आपकी भाषा में। तो AC2 रिसेप्टर्स पे जो स्पाइक प्रोटीन आ रहा है, वो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फॉल आउट क्या है? इसका सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि भयंकर परिणाम तब हो सकता है जब हम सारा इम्यूनाइजेशन की वजह से एंटीबॉडी बना रहे हैं, वो चाहे नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से हो, हमको कभी कोविड हो गया या हमने दोनों वैक्सीनेशन ले लिया, तो कोर प्रोटीन पे ही, स्पाइक प्रोटीन के लिए एंटीबॉडी बनता है। और ये ऐसा स्ट्रेन आया जिसने स्पाइक प्रोटीन को ही बदल दिया अपना, तो उस बदले हुए स्वरूप में वो हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, एक ऑथेंटिक नहीं है, हो सकता है कि ये इम्यूनिटी लेवल को दरकिनार करके वो आपके अंदर चला जाए। मतलब कि कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन जिसका नाम है, अब वो आपके इम्यूनिटी लेवल से भी ज़्यादा मजबूत होकर आपको हानि पहुंचा सकता है। हो सकता है कि ये टीका का असर उतना नहीं हो, लेकिन अभी इस पर अनुसंधान बाकी है। लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। एक तो क्लियर कट हो गया कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, यानी ये फैलता ज़्यादा है, यानी डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना ज़्यादा फैलाव है, ऐसा वैज्ञानिक स्पेकुलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन फैलाव ज़्यादा है, लेकिन गंभीरता पर अभी कोई अध्ययन नहीं हुआ है। सबसे अच्छी चीज़ सौम्या जी ये है हम लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि अभी अफ्रीका में जहाँ ये केसेस आए और द्रुत गति से जो बढ़ रहे हैं, उसमें ग्रेव मरीजों की संख्या, यानी खतरनाक मरीजों की संख्या, भर्ती होने वाले मरीजों में जो ऑक्सीजन लेवल जो नीचे हो जाता है, उसकी संख्या बढ़ी नहीं है। उसकी संख्या में अफ्रीका में भी कमी है। इसका मतलब गंभीरता में कमी है। तो सिर्फ फैलाव ज़्यादा है अभी तक के अनुसंधान में। इम्यूनिटी लेवल को ये डिफाई करता है कि नहीं, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, ऐसा माना जा रहा है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो होता है, तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन उसे कहते हैं जब दोनों आपने डोज ले लिया उसके बाद आपको इन्फेक्शन हो गया। तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन डेल्टा में भी होता था और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन इसमें भी हो रहा है। लेकिन ये जो इम्यूनिटी हमारा है, जो या तो नेचुरल इम्यूनिटी है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है टीका की वजह से, वो भयंकरता को रोकता है, वो मौत को रोकता है, वो हॉस्पिटलाइजेशन को रोकता है। तो उसमें अभी भी ये इम्यूनिटी कारगर है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा अनुमान है। लेकिन आगे की अनुसंधान की प्रक्रिया सतत जारी है। आगे आने वाले दिनों में शायद कुछ और नए तथ्य उजागर होंगे। जी,
डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन जो है उसकी स्थिति क्या है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि 24 नवंबर को अफ्रीका में आया, उसके बाद से फैलाव इसका देखा गया और जगहों में। तो और जगहों में अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे आपने अभी अभी बोट्सवाना जो उसके बगल की कंट्री है, यूके में आ गया, ऑस्ट्रेलिया में आ गया, हांगकांग में आ गया, और इस तरह से करीब करीब 12-13 देशों में, इजराइल में ये पैर पसार चुका, चाहे 2 केस हो, चाहे 3 केस हो, चाहे 4 केस हो। तो इस तरह से भारत सरकार को भी इसमें सजगता दिखानी पड़ी, मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर की हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी, ताकि जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसका सही अक्षर से पालन हो सके, ताकि हो सकता है कि हमारे यहाँ भी वो फैलाव देखें। तो इसलिए सजगता जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि हो सकता है कि यहाँ फैलाव हो, ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगी कि इंडिया उस चार्ट में जहाँ ओमिक्रॉन फैलने की बात चल रही है, इंडिया उस चार्ट में, उस लिस्ट में कहाँ स्टैंड करता है? देखिए सौम्या जी, मैं आपके थ्रू, आपके माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि डर की कोई बात नहीं है, खौफ का कोई अंदेशा नहीं है, कोई दहशत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी की ज़रूरत है जी। क्योंकि कब ये आ जाता है दूसरे कंट्री से, तो इसलिए आपको सावधान रखना है। तो इसलिए इसमें 2-3 चीज़ का ध्यान रखिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। मास्किंग कभी हटना नहीं चाहिए। आज बड़े दुर्भाग्य से आज मॉल में, मार्केट में, हर जगह बिना मास्क के लोग निर्बाध गति से मैं कह रहा हूँ, बिना कोई डर भय के घूमते नजर आ रहे हैं। उस पर अंकुश रखना होगा। मास्किंग जरूरी है, वेंटिलेशन जरूरी है। तो वेंटिलेशन का मतलब है कि जहां भी आप रहें, खुले हवा में रहें, क्राउडिंग से बचें, ओवर क्राउडिंग से बचें। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, ये की आंसर है। अभी भी ये तथ्य साबित नहीं हुआ है कि ये वायरस इम्यूनिटी को अवॉइड करता है। इसलिए, और अगर अवॉइड करता भी है तो माइल्ड इन्फेक्शन रहता है, उसमें गंभीरता नहीं होती है। इसलिए वैक्सीनेशन ही इसकी एकमात्र विकल्प है। जितने बड़ी संख्या में आप टीका ले सकते हैं। आज दुर्भाग्य से साउथ अफ्रीका में सिर्फ 30% लोगों का टीका लगा है, अभी बहुत सारे मुकाम बाकी है। अभी हमारे भारतवर्ष में भी पूरे टीकाकरण का जो परसेंटेज है 32% है, और जबकि यूके में और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, अधिकतर कंट्रीज में 60 to 70% पॉपुलेशन कवर हो गया। तो आज ज़रूरत है टीके की, आज ज़रूरत है मास्किंग की, आज ज़रूरत है वेंटिलेशन की, और आज ज़रूरत है टेस्टिंग की। जितना ज़्यादा आप टेस्ट कर सकते हैं, बाहर से जो आ रहे हैं हमारे यहाँ भारतवर्ष में, विदेश से आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, उनका RT-PCR अगर नेगेटिव आ भी रहा है तो उससे आप संतुष्ट न हो जाएं, उससे आप विश्रांत में न चले जाएं, उनका फिर रीटेस्टिंग होना चाहिए। जहां भी संदेह लगे, टेस्ट कराने में कोई परहेज या गुरेज मत कीजिए। इसलिए मास्किंग, वेंटिलेशन, वैक्सीनेशन एंड टेस्टिंग, ये अगर आप करते रहेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपने आप को कवच बना के रखिए, ताकि ये कहीं से भी अगर नया स्ट्रेन भी आवे तो आपको छू न सके। अगर छू भी ले तो निकल जाए बड़े हल्के से जी। लेकिन पैनिक नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, पैनिक नहीं करना है। लॉकडाउन बहुत ज़्यादा आंसर नहीं है इसका। ट्रैवल बैन्स बहुत, लास्ट टाइम डेल्टा केस में ऐसा हम लोग देख चुके हैं कि ट्रैवल बैन के बाद भी जो फैलाव हुआ वो अकल्पनीय है, वो परिकल्पना से परे है, कल्पना से परे है। तो इसलिए ट्रैवल बैन, लॉकडाउन एक टेम्प्रोरी रिप्रीव हो सकता है, लेकिन परमानेंट आपका जो सॉल्यूशन है, परमानेंट समस्या का समाधान है, वो है मास्किंग, वैक्सीनेशन, वेंटिलेशन एंड टेस्टिंग। डॉक्टर साहब, प्रिवेंटिव मेजर्स अभी ओमिक्रॉन के लिए भी वही है जो बाकी सारे वेरिएंट्स के लिए रहे हैं, तो क्या लक्षण के लिए भी यही मान लिया जाना चाहिए कि लक्षण भी वही हैं सारे? बिल्कुल सौम्या जी, सही प्रश्न है, आम जनता के लिए बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि अभी साउथ अफ्रीका में जो केसेस आए हैं उसमें लक्षण और कम पाए गए, बहुत कम गंभीरता, बहुत माइल्ड केसेस हैं, हल्के फुल्के केसेस आए हैं, जिसमें न लॉस ऑफ स्मेल हुआ, न लॉस ऑफ टेस्ट हुआ। उसमें स्वाद की शक्ति, सूंघने की शक्ति बरकरार है। वो सिर्फ हल्की थकान हुई, हल्का सर्दी नुमा लगा,
हल्का सर्दी खांसी थकान देह में अकड़न और उसमें ये जीन सीक्वेंसिंग किया गया, इसमें पाया गया। तो अब ये WHO भी कहता है, हर जगह का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है सौम्या जी, कहता है कि बाहर से जितने लोग आ रहे हैं कम से कम जो टेस्ट उसका 5% केसेस में आप नॉर्मल एटलीस्ट वाले कंट्री में नहीं 5% का जीन सीक्वेंसिंग होना चाहिए। चाहे नॉर्मल ऐसे भी जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें 5% का जीन सीक्वेंसिंग होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि कोई नया जो सिम्टम आ रहा है उसमें ये नया स्ट्रेन है कि नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि कोरोना का ये जो नया वेरिएंट आ रहा है उसके बारे में उससे जुड़ा हर एक ज़रूरी जानकारी के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।